हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, आज हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू करना है विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स का मतलब आप जब भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक नया धंधा स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू मैं बिजनेस करने वाला हूं, उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्म क्या होगा। फॉर्म का मतलब बिजनेस के अंदर मेजरली दो चीजें होती हैं। वन इज ओनरशिप यानी कि मालिक कौन होंगे, और दूसरा कंट्रोल यानी कि बिजनेस के डिसीजंस को कंट्रोल कौन करेगा। तो इन दो चीजों के बेसिस पर डिसाइड होती है आपकी फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके फादर साहब हैं और उनकी एक शॉप है या उनका कोई शोरूम है, ठीक है जी, और उस बिजनेस के वो अकेले ही मालिक हैं, सारा काम वो खुद ही करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साहब ओनरशिप भी पूरी उनकी है और कंट्रोल यानी कि हर चीज का डिसीजन वही लेते हैं, सारा का सारा कंट्रोल उनका ही है? अगर ऐसा है तो उस बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वन मैन आर्मी। एक ही आदमी सारा का सारा धंधे में पैसा भी लगाता है और उस धंधे के सारे डिसीजंस भी वही आदमी लेता है, और उन्होंने नीचे एम्प्लॉइज रखे हुए हैं काम करने के लिए। ऐसे धंधे को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सो बेसिकली ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे और कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है जी, हेडिंग लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप पे हम आएंगे, पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिखते हैं। ठीक है जी, लिखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस refer to the types of organizations which differ in terms of ownership and कंट्रोल। इसको हम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं कि बिजनेस को मैनेज कौन करता है, बिजनेस के डिसीजंस कौन लेता है। सो दो लोग, एक तो वो जिनका धंधे में पैसा लगा हुआ है उनको बोलते हैं मालिक, उनको बोलते हैं ओनर, और दूसरे वो जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस के रोजमर्रा के डिसीजंस लेते हैं। तो कुछ केसेस में वो एक ही आदमी भी हो सकता है, कुछ केसेस में वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, और कुछ केसेस में वो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, यानी कि मालिक अलग और मैनेज करने वाले लोग अलग। जैसे एक कंपनी की बात करें, ठीक है जी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक अलग हैं और उसको मैनेज करने वाले लोग अलग हैं, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्म्स को हमने पढ़ना है। मैनेजमेंट, ठीक है जी, द मेजर फॉर्म्स ऑफ business organizations are as follows. The major forms of business organizations are as follows. Forms of business organizations
सो हम बेसिकली 5 लिख रहे हैं और इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन और भी हो सकती है, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू दीज 5 एंटिटीज, बट आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही है अभी। ठीक है जी। First is the sole proprietorship. Sole proprietorship. Next is partnership. Third is joint Hindu family business. इसको हम जनरल पार्लेंस में HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक्सक्यूज मी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सबसे बड़ा पोर्शन है। ठीक है जी। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल शब्द का मतलब होता है अकेला, वन मैन आर्मी। सारा का सारा पैसा भी एक आदमी का लगा है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग भी उसी आदमी की है। सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी। तो मीनिंग लिखते हैं। नंबर 1, sole proprietorship refers to a form of business organization, which is owned, managed and controlled, by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risks। समझते हैं इसको, पहले लिखो फिर समझेंगे। सो क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। यानी कि सारा का सारा काम एक ही आदमी कर रहा है। बाय एन इंडिविजुअल, एक ही आदमी के पास है ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, जितना भी मुनाफा होगा वो सारा का सारा उसी एक आदमी के पास आएगा
क्योंकि वही एक आदमी है जो सारा का सारा रिस्क भी उठा रहा है। सब बहुत सिंपल सी बात है, जो आदमी रिस्क उठाता है उसी को तो मुनाफा मिलता है। क्या एक सोल प्रोप्राइटर के नीचे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका कोई रिस्क है? नहीं, उनको तो तनख्वाह मिल जाएगी ना, 30 तारीख आएगी, जब महीना खत्म होगा उनको उनके हाथ में सैलरी उनकी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या उनका कोई रिस्क है बिजनेस पर्सपेक्टिव से? तो नहीं है। तो साहब जिसका रिस्क उसी का मुनाफा, क्योंकि रिस्क एक ही आदमी उठाता है तो सारा का सारा मुनाफा भी उसका है, लेकिन सारा का सारा घाटा भी उसका है। अगर घाटा हो गया धंधे में तो साहब सारा का सारा घाटा उसी का है और किसी का नहीं है। ठीक है, बी पॉइंट। Hence, a sole proprietor is the one. A sole proprietor is the one who is the only owner. Who is the only owner of the business. Who is the only owner of the business. ठीक है, इकलौता मालिक वही है बस, और कोई ओनर नहीं है। This type of organization requires less capital, it is best suited for businesses which are carried out on a small scale, and where customers demand personalized services. तो साहब बहुत सिंपल सी बात, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स लेस कैपिटल। एक तो ज्यादा पैसा लगाने की इसमें क्षमता नहीं होती है, तो जरूरत भी नहीं होती, यानी कि एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। तो ये छोटे बिजनेसेस के लिए ही वैलिड है और छोटे बिजनेसेस में ही पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेसेस विच आर कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल स्केल्स। सब आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोप्राइटरशिप इस फॉर्म में नहीं चला सकते हो, बिकॉज उसमें हजारों करोड़ों रुपया लगता है एक प्लांट सेटअप में। तो जनरली इम्पॉसिबल है कि एक आदमी के पास ही इतना सारा पैसा अरेंज करने की क्षमता हो, यानी कि सिर्फ उसके पास पैसा नहीं, वो बोरिंग का भी इस्तेमाल कर सकता है, उधार पे भी पैसा ले सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल को कोई बैंक 1000 करोड़ रुपए का लोन भी तो शायद नहीं देगा कभी। ठीक है, पर्सनल एस्टेट्स के बेसिस पर ही तो उनको मिलता है लोन भी अगर। एंड वेयर कस्टमर्स डिमांड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे फीचर्स। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या क्या हैं?
फीचर्स की बात करेंगे। नंबर 1, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। लिखेंगे जी इसके बारे में, देयर इज नो सेपरेट लॉ, there is no separate law to govern sole proprietorships, unlike other forms of business organizations. सब सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए या फॉर्मेशन के लिए कोई एक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पर कोई कानून लागू नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहां पर सिर्फ फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात हो रही है। यानी कि मैं आज अपने आप सामान लेकर आऊं और उसको बेचना शुरू कर दूं, वो अपने आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बन गया। मुझे कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है बिजनेस को शुरू करने के लिए। मैं बस इतना कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पर कोई कानून लागू नहीं होता। भाई साहब, सारे कानून लागू होते हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लगता है। अगर आपने गलत सामान बेच दिया कंज्यूमर को या कस्टमर को, झूठ बोला उसको, ठीक है जी, तो आप पे कोर्ट केस फाइल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। सिर्फ फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात हो रही है कि कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वो बाय डिफॉल्ट, डी फैक्टो अपने आप में एक बिजनेस है। आप आज माल लाकर बेचना शुरू कर दो, वो अपने आप में एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। कहीं कोई किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे लिखेंगे, देयरफॉर there is an ease of formation, there is an ease of formation and closure in this type of organization, in this type of organization. ठीक है। सेकेंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझिए एक बात, आई अंडरस्टैंड आपने एक कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है, समझो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। साहब, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप और आपका बिजनेस, समझो ध्यान से, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर ए का बिजनेस। ठीक है। अगर कानून कहता है कि मिस्टर ए और मिस्टर ए का बिजनेस एक ही आदमी है, यानी कि एक ही एंटिटी है, दिस इज नोन एज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर ए का बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग नहीं होता है, ये कॉर्पोरेट व्यक्ति है। ठीक है जी, इसका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। तो अगर तो कानून कहता है कि मिस्टर ए और मिस्टर ए का बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं, दिस इज नोन एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि साहब कानून कहे मिस्टर ए और मिस्टर ए की आइडेंटिटी एक है, मिस्टर ए और मिस्टर ए के बिजनेस की एक ही आइडेंटिटी है, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी। अब
सोल प्रोप्राइटरशिप में समझना यह है सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है। तो साहब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती का मतलब मिस्टर ए और उनका बिजनेस एक ही एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी नहीं है। अलग अलग एंटिटी नहीं है का मतलब साहब अगर उनको बिजनेस में घाटा हुआ तो मिस्टर ए के बिजनेस का घाटा मिस्टर ए का ही घाटा है, मिस्टर ए के बिजनेस का उधार मिस्टर ए का ही उधार है। कोई फर्क नहीं है मिस्टर ए में और उनके बिजनेस में, दोनों एक ही एंटिटी है। दिस इज व्हेन देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तब क्या होता है हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिचुएशन व्हेन देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे केस में जो व्यक्ति है और जो उसका बिजनेस है वो एक ही एंटिटी है। जो सेल ए के बिजनेस ने करी इसका मतलब ए ने सेल करी, एक ही बात है। आप बोलो ए के बिजनेस ने 1000 रुपए का माल बेचा, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज मिस्टर ए ने 1000 रुपए का माल बेचा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लिखते हैं पहले इसके बारे में, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर इसी सेपरेट लीगल एंटिटी को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटर्स यानी कि जो मालिक हैं मिस्टर ए हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस में जितना घाटा है वो सारा उनका खुद का घाटा है, तो उनके घाटे को अब लिमिट नहीं कर सकते। अब लिमिटेशन क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ रहे हैं कि कोई भी रोक टोक नहीं है, जितना घाटा बिजनेस का वो सारा आपका अपना घाटा है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन अदर वर्ड्स ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, such as house, car, jewelry can be sold to recover the debts of his proprietorship business. The debts of his proprietorship business. ठीक है जी। तो क्योंकि मिस्टर ए और मिस्टर ए का बिजनेस एक ही एंटिटी है, इसकी वजह से मिस्टर ए की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना घाटा बिजनेस में हुआ वो सारा का सारा मिस्टर ए से रिकवर किया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में कोई उधार लिया, ठीक है, अब आपको समझाता हूं। मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए के कुछ तो होंगे पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स कैसे कैसे हो गए साहब, उनके पास घर होगा, गाड़ी होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ज्वेलरी होगी, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पर्सनल एसेट्स हैं। उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया उस बिजनेस के भी कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है। फैक्ट्री, बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री के ट्रक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हो गए बिजनेस एसेट्स। सो दो तरीके के एसेट्स, एक तो मिस्टर ए के अपने एसेट्स और मिस्टर ए ने जो बिजनेस शुरू किया उस बिजनेस के एसेट्स। कहानी ये है
सिचुएशन व्हेन देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सनल असेट्स, बिजनेस असेट्स सारे के सारे मिस्टर ए के ही असेट्स हैं। यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इन असेट्स में। इसका मतलब जब कंपनी घाटे में आएगी, अगर कभी आएगी, खुदा ना खास्ता अगर कभी आ गई कंपनी घाटे में, तो बिजनेस असेट्स तो बेचोगे ही, पैसा चुकता करने में पर्सनल असेट्स भी बेचने पड़ेंगे, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है जी सर, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड समझ लेते हैं, इससे अनलिमिटेड क्लियर हो जाती है। कंपनी के केस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीदा। सर, क्या शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है? साहब बिल्कुल होता है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होता है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट से एक कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो मैं उतने हिस्से का मालिक हूं, उतने शेयर का मालिक हूं। ठीक है, बट जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब मुझसे पैसा सिर्फ उतना लिया जा सकता है जितनी फेस वैल्यू का मैंने शेयर खरीदा है। इसका मतलब कंपनी के एसेट्स ओनर के एसेट्स नहीं हैं, विच मीन्स इन a company form of business there is a separate legal entity, यानी कि कंपनी का मालिक और खुद कंपनी दो अलग अलग लोग हैं, एक ही आदमी नहीं है। सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको? ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ आया हमको? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्योंकि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए मालिक की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सोल रिस्क बियरर, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट recipient, sole risk bearer and profit recipient। सब सारा का सारा रिस्क सोल प्रोपराइटर का है, क्योंकि बिजनेस में सारा पैसा उनका लगा हुआ है। ठीक है, सारा का सारा रिस्क किसका है? उन्हीं का है। इसका मतलब जो रिस्क उठाएगा वही मुनाफा भी कमाएगा, तो सारा का सारा रिस्क भी उनका है और जितना मुनाफा धंधे में आएगा वो भी सारा उनका है। ठीक है, लिखेंगे the risk of failure, the risk of failure is borne completely by the proprietor, is borne completely by the proprietor of the business, similarly if the business is successful, तो साहब अगर नुकसान हुआ तो सारा नुकसान उनका, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो सारा मुनाफा भी उनका हो गया। Similarly, if the business is successful, the proprietor enjoys all the benefits. The proprietor enjoys all the benefits. The proprietor is entitled to all his business profits, which is the ultimate benefit
of the risk bearing. Which is the ultimate benefit of risk bearing. ठीक है जी. फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल. कंट्रोल किसका होता है डिसीजंस के ऊपर? तो साहब पूरा का पूरा उसी एक आदमी का होता है जो मालिक है बिजनेस का. द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, यानी कि दिस बिजनेस फॉर्म यहां पे लिख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. Organization lies completely with the proprietor without any interference from others. Without any interference from others. फिर है जी नो सेपरेट एंटिटी. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बस उसको लिख रहे हैं. नो सेपरेट एंटिटी यानी कि लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में एक आदमी और उसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही एंटिटी है. ठीक है. इन द आइज ऑफ लॉ, अ प्रोप्राइटर एंड हिज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस proprietor and his proprietorship business are one single entity. Therefore the proprietor is held responsible. The proprietor is held responsible for all the activities of his business. All the activities of his business. सारी की सारी एक्टिविटीज की जिम्मेवारी उसी प्रोप्राइटर की है. अब पंगा भी है इसकी वजह से. साहब वो पंगा ये है कि अगर कल को प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, वो खुद बैंकरप्ट हो गए, तो साहब प्रोप्राइटर गया तो साथ के साथ धंधा भी गया, बिजनेस भी बंद. ये रिस्क है इसका. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. साहब बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस is owned and controlled by one person. साहब एक ही आदमी करता धरता है पूरे के पूरे बिजनेस का. therefore
डेथ, इंसैनिटी, सब पागल हो गया बंदा जो काम कर रहा था, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो गई, और bankruptcy or bankruptcy of that person will have a direct effect on the business, and may even cause closure of the business. साहब धंधा पूरा का पूरा बंद हो सकता है अगर मालिक को कुछ हो जाए। सब एक ही आदमी करता है बिजनेस का, ठीक है, तो अगर डेथ हो जाती है प्रोपराइटर की या किसी भी वजह से ही इज नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस, तो बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास, जितना हमने आज पढ़ा रिवाइज करके आना है। इसके बाद हम मेरिट्स, लिमिटेशंस वगैरह सोल प्रोपराइटरशिप के पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।